नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों होगा हमारा पार्ट 1। इसके बाद हम और भी इसके पार्ट्स लाएंगे ताकि जितने भी अकाउंटेंसी के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसके सारे MCQs हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इन क्वेश्चन की जो आपको PDF होगी वो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जो टेलीग्राम का दोस्तों जो लिंक होगा वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें। तो दोस्तों अब हम करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू। लेट्स गो। सो हियर और फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, अकाउंटिंग इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ, ठीक है। अकाउंटिंग को बिजनेस का क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या उसे हार्ट कहा जाता है, आई कहा जाता है, ईयर कहा जाता है या फिर टंग कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो अकाउंटिंग है, ठीक है, उसे बिजनेस का क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों बिजनेस का कहा जाता है टंग, ठीक है। क्या कहा जाता है? डी पार्ट इज द राइट आंसर, टंग कहा जाता है उसको, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस का अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? टंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो अकाउंटिंग होता है वो हमें क्या करता है, बिजनेस के बारे में बताती है। बिजनेस के बारे में ये हमें अकाउंटिंग कैसे बताती है? ये हमें बताती है कि हमारा बिजनेस इस वक्त इस पर्टिकुलर समय में हमारा बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, यानी कि वो क्या प्रॉफिट में है, क्या लॉस में है, सब कुछ हमें क्या बताता है? अकाउंटिंग बताता है। तो इसलिए ही जो अकाउंटिंग है इसको बिजनेस का क्या कहा गया है? टंग कहा गया, ठीक है दोस्तों। क्या कहा गया है? टंग कहा गया है। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट इज ए, ठीक है। जो इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट होता है वो इनमें से क्या होता है? आपके ऑप्शंस है वो इस प्रकार है, ए नॉमिनल अकाउंट, बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, डी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट है वो किसके अंडर आता है? तो दोस्तों वो आता है हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट इज द राइट आंसर होगा हमारा। कैसे? नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या होता है? तो दोस्तों नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमारे बिजनेस के, ठीक है, बिजनेस के लॉस, ठीक है, गेन जितने भी आते हैं, ठीक है, लॉस, गेन, इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम, एक्सपेंसेस, सब चीज़ें ये कहाँ पे नोट की जाती हैं? लॉस, गेन, इनकम, एक्सपेंसेस जितने भी दोस्तों होते हैं हमारे, जितने भी इनके रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं दोस्तों वो हमारे कहाँ पे आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट हमारा कहाँ पे आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा थर्ड प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट द सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग में जो ईयर हर साल उसको उसी को ही फॉलो किया जाता है, ना कि उसमें कोई चेंज लाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है दोस्तों आपका क्या? कंसिस्टेंसी, ठीक है। सी पार्ट इज द राइट आंसर, कंसिस्टेंसी इज द राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। जो कंसिस्टेंसी है वो आपको बनाई रखनी चाहिए। क्या होता है अकाउंटिंग में? ये कंपलसरी है, ठीक है, हर साल इसको बनाए रखना होता है। क्योंकि क्या होता है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ही मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? एक ही मेथड के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। एक ही मेथड के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव आपका नहीं आना चाहिए। एक ही मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको अकाउंटिंग करनी होती है, ना ही कोई इसमें बदलाव लाना होता है, ठीक है। कोई बड़ी ही ज़रूरी एमरजेंसी आ पड़े तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई भी अकाउंटिंग में आप नहीं लाना चाहिए, ठीक है। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है दोस्तों। ये बड़ा शानदार प्रश्न आपका। आपसे क्या पूछा गया है कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीपिंग में वो उसको किसने इन्वेंट किया था, ठीक है दोस्तों। तो डबल एंट्री जो बुक कीपिंग है सिस्टम को, उसके जो फादर है यानी कि उसको जिसने इन्वेंट किया उनका नाम क्या है? उनका दोस्तों नाम है दोस्तों बी पार्ट इज द राइट आंसर, लुकस
पैकियोली, ठीक है, क्या नाम है उसका, लुकस पिकियोली, ठीक है। इनको ही फादर ऑफ द बुक कीपिंग के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ बुक कीपिंग। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फादर ऑफ बुक कीपिंग ही इसे ही कहा जाता है, किसको, ल्यूकस पैकियोली को कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों आपसे ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग का इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ध्यान से दोस्तों प्रश्न पढ़ना है, पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो नहीं है अकाउंटिंग का। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इस प्रकार, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ एंटरप्राइज। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि जो अकाउंटिंग होता है उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको क्या करना पड़ता है, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो या कैपिटल हो, उसको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है एंटरप्राइज का। किसका, एंटरप्राइज का। ये चीज़ दोस्तों जरूर याद रखनी है, एंटरप्राइज माने बिजनेस, ठीक है। सो बी पार्ट हमारा क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द प्रोपराइटर। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक ये पर्सनल, प्रोपराइटर कौन था, मालिक। अब जो मालिक की जो चीज़ें होती है, इंफॉर्मेशन अगर वो गैदर करेगा तो दोस्तों वो अकाउंटिंग के अंडर नहीं आती है, वो आपकी पर्सनल यूज़ में आएंगी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा बी पार्ट, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँ, इसी को कंटिन्यू रखूँ, तो सी पार्ट हमारा क्या बोलता है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, हमें बिजनेस का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। सो डी पार्ट हमारा क्या है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। ये भी हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अकाउंटिंग हमारे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूरा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सो आंसर क्या था हमारा इसका, बी पार्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो दोस्तों छठा क्वेश्चन हमारा है, हमसे क्या पूछा गया है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा गया है, राम ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो राम ने जो ओपनिंग कैपिटल अपने बिजनेस में डाली थी वो थी आपकी 2 लाख, ठीक है। जब उसने क्लोजिंग कैपिटल दिखाई शो की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कितनी थी, 3 लाख, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस, साल के बीच में उसने 50,000 अपने बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल ऐड की, और एंड विद ड्रॉन रुपीज़ 10,000, ठीक है। बीच में उसने 10,000 रुपया निकलवा लिए फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस, देन हिज प्रॉफिट विल बी। उस चीज़ को निकाल के उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं क्या होगा इसमें, जैसे कि आपको बताया गया है। तो दोस्तों आप पहले कोशिश करिएगा खुद निकालने की, अगर नहीं निकलेगा तो फिर इस चीज़ को देख लेना। तो पहले क्या उन्होंने क्या बोला है, ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग जो कैपिटल है दोस्तों वो कितनी है आपकी, वो उन्होंने बोली है 3 लाख, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू अकाउंट के हिसाब से अगर चले हम तो ऐसा चलना पड़ेगा, ये हुई 2 लाख, ठीक है। 2 लाख उनकी क्या थी, ओपनिंग कैपिटल थी। अगर उन्होंने बात की तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, तो क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने बोला है 3 लाख, ठीक है, ठीक है। 2 लाख ओपनिंग एंड 3 लाख क्लोजिंग, और बीच में उसने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर उसने न्यू कैपिटल क्या बोला उन्होंने, इंट्रोड्यूस और किया उसने 50,000 ऐड। तो जो न्यू कैपिटल बंदा ऐड करता है उसको जमा करना पड़ता है, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ता है। तो क्या आएगा, 50,000 उसने ऐड किया, ठीक है। और साथ में उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, विद ड्रॉन किया। अब जो ड्राइंग होती है, विद ड्रॉ होते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको किया जाता है माइनस, ठीक है। तो विद ड्रॉ जो होंगे वो होंगे 10,000, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और इसके साथ जो प्रॉफिट होता है वो प्लस होता है, और जो लॉस होता है वो
माइनस होता अगर मेंशन किया हो। तो इनमें से कुछ नहीं, यही चीज़ें दी थी तो हमने लिख ली हैं। तो 3 लाख हमारा क्लोजिंग अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया, 2 लाख उसने ऐड किया, उसके बाद 50,000 उसने और किया जमा। तो इसमें अब मैंने बोला था जमा करना है, तो 2 लाख में अगर 50,000 जमा करे तो हो गया 2,50,000। अब उसने 10,000 रुपया विड्रॉ कर लिया था, वो होता है हमारा दोस्तों माइनस। तो विड्रॉ करके हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2,40,000, ठीक है दोस्तों। 2,40,000 हमारी जो वैल्यू आई वो उसने डाली हुई थी, जो उसके पास बची हुई थी। लेकिन अब हमारे पास जो बचा है, अब अगर हम 3 लाख में से 2,40,000 रुपया माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 60,000 रुपया बचेगा, जो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यानी कि वो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 60,000। तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा हमारा, तो दोस्तों इसमें सबसे सही हमारा आंसर होगा बी पार्ट इज द राइट आंसर, 60,000, 60,000, ठीक है, 60,000 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, टाइम आफ्टर विच विल द टाइम आफ्टर विच द बिल इज टू बी पेड, उस समय को क्या कहा जाता है जिसके बाद बिल का भुगतान हमें करना ही पड़ता है। तो क्या कहा जाता है, क्या उसे ड्यू डेट कहा जाता है, टेन्योर कहा जाता है, डे ऑफ ग्रेस या मंथ कहा जाता है। तो दोस्तों लास्ट वाले 2 तो आप छोड़ दो, आपको कन्फ्यूजन होगी 2 में। तो ड्यू डेट हमारा क्या होता है, ड्यू डेट होती है हमारी एग्जैक्ट डेट की, इतनी तारीख को हमारा जो तारीख है वो ड्यू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे आपके 15 को स्कूल आपके क्लोज हुए और उन्होंने बोला है कि आपके 15 को नेक्स्ट को आपके कॉलेज या स्कूल आपके लग जाएंगे, तो ड्यू डेट हमारी क्या हुई, 15, ठीक है। तो यही है हमारी ड्यू डेट। तो अब बोले टेन्योर। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा टेन्योर, बी पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा। क्यों, टेन्योर क्या होता है हमारा, समय अवधि काल, कार्यकाल, सॉरी, ठीक है, क्या होता है, कार्यकाल। यानी कि 15 से लेके 15 तक जो हमारा समय हुआ वो क्या हुआ, हमारा कार्यकाल हुआ, टेन्योर हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेन्योर बोलते हैं। बी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। यानी कि 15 को जैसे मैं बोल रहा था आपको छुट्टियां पड़ी 15 को, और नेक्स्ट मंथ 15 को आपकी जो स्कूल या कॉलेज फिर से लग रहे हैं, तो इन दोनों का जो समय, इन दोनों का बीच का जो अंतराल हुआ उसे क्या कहा जाता है, टेन्योर कहा जाता है, कार्यकाल कहा जाता है। आई होप कि आप दोनों को आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया हो। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों इनमें से करंट लायबिलिटी कौन सी है, तो दोस्तों करंट लायबिलिटी इनमें से कौन सी है। अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, तो ए पार्ट क्या बोलता है हमें, एडवांस टू सप्लायर। हमने क्या किया, अगर हमने किसी सप्लायर को हम एडवांस पैसे देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो दोस्तों ये हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती है। क्योंकि करंट एसेट कैसे हुआ, करंट एसेट है क्योंकि हमने किसी को अपना पैसा एडवांस में दे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो हमारे कर्जदार हैं क्योंकि उन्होंने अभी हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हमारा ये क्या हुआ, करंट एसेट। बी पार्ट हमारा क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या है हमारा, क्रेडिटर हमारा क्या होता है कि अगर आप किसी से उधार में परचेज करते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या करना होगा, पे उसका करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगी। यानी कि बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें सी पार्ट की, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अब ये भी हमारा दोस्तों क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। लेकिन लायबिलिटी कौन सी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ये, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाली लायबिलिटी है ये, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ये हमारी। अगर बात करें डी पार्ट की, तो डी पार्ट क्या होता है, डेटर्स। डेटर्स हमें क्या, डेटर्स क्या होता है, यानी कि आपने किसी को उधार में क्या बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, अपना स्टॉक बेचा हुआ उधार में, तो आपको क्या करना है, बाद में तो उससे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या है, करंट एसेट, ये भी हमारा क्या है, करंट एसेट। तो आंसर क्या हुआ, बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा, क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ईयर आफ्टर ईयर बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, एबीसी एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है जिसका नाम क्या है, एबीसी। उन्होंने एक मेथड क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन, पहले आपको बता देता हूँ मैं डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, अकाउंटेंसी में, जिसमें ये चेक किया जाता है कोई भी फिक्स्ड एसेट है जैसे, ठीक है,
कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट है जो आपका फिक्स एसेट, उसकी जो लाइफ है, यानी कि आपने कोई मशीन ली, उसकी लाइफ को चेक करना है कि आपने उसको कितना यूज़ कर लिया है और आपको ये कितना समय तक और आपको ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, आपने कितना यूज़ किया और आपको और कितनी देर तक ये फ़ायदा दे सकती है, तो उस कैलकुलेशन को आप क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो हर साल व दर साल आप उसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप किस प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैंने क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला, एक कोई भी मेथड जो आपको बार बार जिसको चेंज नहीं करना आपने और बार बार उसी चीज़ को दोहराना है, क्या होता है, हर एक साल आपने इसको चेक किया कंसिस्टेंसी की, मशीन मेरी इतना काम कर रही है और इतना ये चल चुकी है, इतना फ़ायदा और देगी हमें। अगले साल फिर आपने कैलकुलेट किया, नेक्स्ट ईयर आपने फिर कैलकुलेट किया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा क्या, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ठीक है, बिजनेस में। तो इस मेथड को, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, इस मेथड को अकाउंट्स में बोला जाता है कंसिस्टेंसी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। ठीक है, जो इंटरनल अकाउंटिंग के जो अंदरूनी जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल यूज़र होते हैं अकाउंटिंग के जिनके पास अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो इनमें से क्या है, क्या वो पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक या एम्प्लॉयज़। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर मैंने क्या होता है, जो बाहरी से इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस, तो ये हो गए हमारे आउटसाइडर। ठीक है, क्या हुए, आउटसाइडर। तो क्रेडिटर भी हमारे क्या हुए, आउटसाइडर हुए, बैंक भी हमारा क्या हुआ, आउटसाइडर हुआ। तो बचा क्या हमारा, एम्प्लॉयज़। अब जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास तो ये इंफॉर्मेशन होगी कि हमारा जो बिजनेस है, क्या वो लॉस में जा रहा है, गेन में जा रहा है, उनके पास अकाउंटिंग की, आपके बिजनेस की या ट्रेडिंग की जो भी है एंटरप्राइज है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि आपके एम्प्लॉय के पास हो सकती है। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो अकाउंट है जो हमेशा क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस ही आपको शो करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो सेल्स अकाउंट होता है ये हमारा हमेशा ही क्रेडिट होता है, इसका बैलेंस क्रेडिट भी होता है बैलेंस इसका। ठीक है दोस्तों, सो जो बी पार्ट है इसका कैपिटल अकाउंट, ये दोस्तों हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट होता है, क्या होता है हमारा, इसमें लाइबिलिटीज दर्ज होती हैं, हमारी लाइबिलिटी वगैरह दर्ज होती हैं, तो ये भी हमारा क्रेडिट तो होगा। अगर ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं तो हमारा ये बैंक अकाउंट भी क्रेडिट तो ज़रूर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो जो परचेज हम रिटर्न करते हैं, ठीक है, अब इधर परचेज अकाउंट की बात नहीं की गई है, परचेज रिटर्न अकाउंट की बात की गई है। परचेज रिटर्न अकाउंट है तो ये भी दोस्तों हमारा इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट अकाउंट इसका बैलेंस होता है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों होगा नन ऑफ दीज, डी पार्ट इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको इनकी जगह कहीं आपको मिल जाए परचेज अकाउंट, ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, हमेशा ही वो हमें क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि परचेज बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, जो परचेज होती है वो बिजनेस का क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, तो उसका बैलेंस हमेशा ही हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये प्रश्न ये आपका ऑप्शन होता तो आपने इसको टिक करनी थी परचेज अकाउंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, जो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं और ट्रेडमार्क हमारे किसके अंदर आते हैं, क्या वो टेंजिबल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, या फिक्स्ड होते हैं, या करंट एसेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। टेंजिबल एसेट हमारे क्या होते हैं, वो एसेट जिनको आप टच या फिर छू सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। जिनको आप टच कर सकते हैं और छू भी सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच यू कैन नॉट सीन और फील। ठीक है, उन्होंने क्या कर सकते हैं, आप ना उन्हें देख सकते हैं ना आप उन्हें टच कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, जैसे लैंड, मशीनरी वगैरह। ठीक है,
तो करंट एसेट आपको पता क्या होता है, कैश वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपको ईजिली आपके कन्वर्ट हो जाए, क्या होता है, कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने किसी से पैसे लेने हैं, जल्दी से आपको पैसे मिल जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में आपको बता चुका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा दोस्तों बी पार्ट, इनटेंजिबल एसेट। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सब ये चीज़ें क्या होती है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, तो इससे हमें थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलेगी और हम और आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।